नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और सामान्य विज्ञान की कक्षा आपकी सुचारू रूप से संचालित हो रही होगी। सामान्य विज्ञान की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा जीव विज्ञान चल रहा था सामान्य विज्ञान सेशन के अंतर्गत, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो विशेष रूप से हृदय की चर्चा करने वाले हैं। तो चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद से नोट डाउन करते हुए चलना है। लेकिन उससे पहले जैसे कुछ छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि मानव शरीर के अंग हैं या बहुत सारी ऐसे ऊतक हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी पुस्तक के सहारे इनको नोट कर सकते हैं। जैसे लसीका क्या है, ठीक है, लसीका क्या है आप एक बार जाके पुस्तक पढ़ लीजिएगा। लसीका के बारे में जो उसकी विशेषताएं दी होंगी उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लसीका के कार्य क्या हैं, इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी पुस्तक आपके पास होगी वहाँ पर ये आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अब जो हम आज की चर्चा शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हृदय से संबंधित। हृदय को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हृदय, हार्ट की बात हम यहाँ पे करेंगे और एक एक करके चीज़ों को अब यहाँ पे हम समझेंगे। जैसे मैंने बोला, लसीका को आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हृदय। देखो, ये हमारा एक प्रकार का रिवीजन सीरीज है, तो इसमें हमें चीज़ों को जहाँ पे समझने की ज़रूरत है वहाँ पे हमें इसके बारे में देखना है, ठीक है। हृदय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हृदय के बारे में सबसे पहले आपको पता होगा कि ये बना कैसे होता है। तो याद रखिएगा, मीसोडर्मल लेयर का ये बना होता है। किसका बना होता है? ये मीसोडर्मल लेयर का बना होता है, ठीक है। मीसोडर्मल लेयर का ये बना होता है, याद रखिएगा। जो हमारा हृदय होता है, जो कि मुट्ठी के आकार का होता है, यह मीजोडर्मल लेयर से बना होता है। इसी लेयर से तैयार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा, यदि जानकारी हो, कि भाई ये लेयर आती कहाँ से है, कैसे तैयार होती है। आपने पढ़ा होगा, बेसिक स्तर पे पढ़ा होगा आपने, कि जब नर का शुक्राणु, ठीक है, मादा के अंडाणु से निषेचित होता है, जब ये निषेचित होता है, याद रखिएगा, जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से निषेचित होता है या निषेचन करता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, या इसी को बोलते हैं युग्मनज। क्या निर्माण होता है? युग्मनज, या इसी को बोलते हैं जाइगोट। तो ये जो युग्मनज या जाइगोट है कब बनता है? जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से निषेचित होता है, तब जाकर के युग्मनज बनता है। और आपको बता दें कि जब यह युग्मनज बन जाता है, क्योंकि अब इसको शरीर की संरचना बनानी है, विकास करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सेल डिवीजन करना पड़ेगा। और ये जो युग्मनज है ये क्या करता है? ये सेल डिवीजन करना प्रारंभ करता है, ठीक है। और जब ये सेल डिवीजन करना प्रारंभ करता है तो क्या होगा कि विकास और वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे ये सेल डिवीजन करता है, पहले ये 2 होता है, ठीक है, 2 से ये 4 होता है, 4 से 8 होता है, ठीक है, 8 से फिर इसी प्रकार से ये प्रक्रिया बढ़ती रहती है। 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 216, इस प्रकार से ये क्रम जो है ये चलता रहता है और लगातार ये कोश का विभाजन चलता रहता है। 256, 128 से 256, और ये प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। जब ये 256 सेल में आप कह लीजिए ये डिवाइड हो जाता है, 256 सेल जब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? यही सेल जो हैं, यही जब 256 सेल में इसका डिवीजन हो जाता है, तो यही सेल सतहों का निर्माण करते हैं। तो यही सेल 256 में डिवीजन होने के बाद यही सेल कुछ सतहों का निर्माण करते हैं। और ये जो सतह हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप कह लीजिए जो सतह का जो निर्माण होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन होता है? पहला होता है इक्टोडर्म, ठीक है, इक्टोडर्म। दूसरा नाम याद रखिएगा, इक्टोडर्म पहला हो गया। दूसरा हो गया मीसोडर्म, ठीक है। मीसोडर्म के बाद तीसरा है इंडोडर्म। और ये जो आप कह लीजिए ये जो सतह बन रही है, ये सबसे बाहरी सतह है,
सबसे बाहरी सतह है, ये आंतरिक सतह है, मध्य भाग की आपके लिए मध्य सतह है, और ये सबसे आंतरिक सतह होती है। तो जब 256 सेल में जो युग्मनज होता है, ये सेल डिवीजन करता हुआ जब 256 सेल तक पहुंचता है तो वहां से एक सतह का निर्माण होता है, एक सतह का निर्माण होता है। और ये जो सतहें हैं इनमें सबसे बाहरी सतह होती है एक्टोडर्म, दूसरी जो मध्यवर्ती सतह आप कह लीजिए मेसोडर्म, और तीसरी सतह होती है एंडोडर्म। अब बात आती है कि जो हृदय का निर्माण होता है वो किस सतह से होता है, किस लेयर से होता है। तो याद रखिएगा हृदय का जो निर्माण है वो इसी मध्यवर्ती लेयर से होता है, और इसीलिए बोला जाता है कि हृदय का निर्माण मेसोडर्मल लेयर से होता है। तो ये जो मेसोडर्मल है ये कहाँ से आता है, ये 256 सेल में डिवीजन होने के बाद जब विभिन्न सतहों का निर्माण होता है उसमें से मध्यवर्ती सतह आती है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई इनका रोल क्या है, ठीक है, बाकी का क्या है। तो जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं उनका निर्माण इन्हीं सतहों से होता है, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। अब एंडोडर्म से किसका होता है ये नहीं जाना है, एक्टोडर्म से किसका होता है नहीं जाना। हमें जो पढ़ रहे हैं जितना हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ उतना ही जानकारी रखना है। मुझे भी ये नहीं पता भैया वास्तविकता में कि इनसे किसका निर्माण होता है। देखो जो सच्चाई है, क्योंकि हम अपनी परीक्षा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हम इस विज्ञान विषय का विशेषज्ञ हमें नहीं बनना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ अपनी परीक्षा के लिए पढ़ना है कि हमारी परीक्षा के लिए जितना कंटेंट जरूरी है उतनी हमारी तैयारी रहे। और आप सबसे भी यही निवेदन है कि विषय का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है किसी भी विषय में, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो विशेषज्ञ की मांग नहीं करती, नहीं तो फिर वो प्रोफेसर और अन्य लोगों की भर्ती करती, आपको नहीं पूछती, ठीक है। तो सामान्य रूप से सिर्फ जितना आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उतना आप तैयार रखते हुए चलिएगा। तो इतना आपने जान लिया कि ये जो तीनों लेयर हैं इनसे शरीर के विभिन्न अंगों का, आप कह लीजिए महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण होता है। हृदय के बारे में मेसोडर्मल लेयर आपने देख लिया कि मेसोडर्मल लेयर से हृदय का निर्माण होता है, ठीक है। अब युग्मनज आप जानते हैं, युग्मनज एक द्विगुणित लेकिन एक कोशिकीय होता है, ये द्विगुणित होता है लेकिन एक कोशिकीय होता है। भ्रूण बहुकोशिकीय होता है, ये आपको याद रखना है। और युग्मनज से भ्रूण के, याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण तक यदि हम बात करें, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण तक की जो प्रक्रिया है, आप कह लीजिए जो चरण हैं वो 3 चरण होते हैं, ये आपको याद रखना है। युग्मनज से जब आपने देखा कि नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है और निषेचित होता है तो वहां पे युग्मनज का निर्माण होता है या जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से फिर ये भ्रूण में कन्वर्ट होता है। तो जो जाइगोट से ये भ्रूण में कन्वर्ट होता है इसकी 3 प्रोसेस होती है, या आप कह लीजिए इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है मोरूला, जो आपके लिए जानने के लिए जरूरी नहीं है। दूसरा है ब्लास्टुलेशन और तीसरा है गैस्टुलेशन। तो याद रखिएगा इनमें 3 चरण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मोरूला पहला है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हृदय पढ़ रहे हैं। अतिरिक्त चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। और आज की इस क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब हृदय की जब हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं हार्ट को क्या बोला जाता है, पंपिंग ऑर्गन बोला जाता है। तो यह भी याद रखिएगा, पंपिंग ऑर्गन के नाम से किसको जाना जाता है, हृदय को जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और पिछली कक्षाओं में आपने क्या पढ़ा था कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ये पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है, कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ये हमने पढ़ा है। अब इन 4 चैम्बरों में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, यह भी पिछली कक्षा में हमने बात किया है और यहाँ भी अभी हम चर्चा कर लेंगे। अब इन 4 चैम्बरों में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऊपर क्या होता है, ये होता है अलिंद। तो ये बायां है, ये हो गया बायां अलिंद, ठीक है। ये हो गया बायां निलय, ठीक है। और इसी प्रकार से इधर क्या हो गया, दायां अलिंद और दायां निलय। ये क्या है, ये आपका है दायां अलिंद और ये आपका हो गया दायां निलय, ठीक है। दायां अलिंद
और दायां निलय। ये आपका हो गया हृदय। 4 चैम्बर में बटा होता है। ये चारों चैम्बर के नाम आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करें तो आपने देखा था पिछली कक्षा में 2 वाल्व देखा था। एक वाल्व आपने देखा था कि जो दाएं अलिंद को दाएं निलय से आप कह लीजिए जोड़ता है, और दूसरा आपने देखा था बाएं अलिंद को बाएं निलय से जोड़ता है। इसके कार्य भी आपने पढ़े थे। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो बाएं अलिंद और बाएं निलय के पास जो होता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जब श्वसन हमने पढ़ा था ना तो इसके बारे में पढ़ा था, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व तक की चर्चा हमने पिछली कक्षा में किया है जब हमने श्वसन के बारे में जिक्र किया था। अब आपको बता दें ये जो हृदय होता है इसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है कुछ इस प्रकार से, और इसमें क्या होता है, एक तरह का फ्लूइड भरा होता है। इस बाह्य संरचना में एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है, ठीक है। अब ये है क्या? ये है क्या? तो इसको बोलते हैं हृदयावरण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हृदयावरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदयावरण, ठीक है। हिंदी में इस बाह्य संरचना को क्या बोलते हैं? हृदयावरण बोलते हैं, या पेरिकार्डियल, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम या हृदयावरण, इसका कार्य क्या होता है? पेरिकार्डियम या हृदयावरण का इसका कार्य होता है हृदय को सुरक्षित रखना, बाह्य आघातों से हृदय को सुरक्षित रखना। और ये जो फ्लूइड इसमें भरा होता है, ये जो फ्लूइड इसमें भरा होता है, इस फ्लूइड का क्या नाम है? इस लिक्विड का क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और पेरिकार्डियम होता है। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, जो कि बाह्य आघातों से हृदय को सुरक्षित रखता है। अलिंद इंग्लिश में किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया है, याद आना चाहिए। आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। जिनको ना पता हो, पिछली बार कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था आर्ट्रियम। निलय की यदि हम बात करें, निलय को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी इतनी चर्चा तो हमने पिछली कक्षा में किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता दें 2 वाल्व और होते हैं, 2 वाल्व और होते हैं। एक वाल्व आपको देखने को मिलता है दाएं निलय में और एक वाल्व देखने को मिलता है बाएं निलय में। दाएं निलय में जो वाल्व देखने को मिलता है इसका नाम नोट कर लीजिएगा, इसका नाम होता है सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या नाम होता है इसका? सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। और जो आपको बाएं निलय में देखने को मिलता है इस वाल्व का भी नाम आप नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं आर्टरिक वाल्व, ठीक है। आर्टिक वाल्व, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टरिक वाल्व और सेमी ल्यूनर वाल्व ये दोनों पता होना चाहिए। इसके कार्य आपने देख लिया कि भाई हृदयावरण जो होता है उसका क्या कार्य क्या होता है। बाकी ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व इसके बारे में जब हमने श्वसन पढ़ा था तो वहाँ देखा था, लेकिन आज हम हृदय पढ़ रहे हैं तो हृदय के संदर्भ में इसका क्या कार्य है उसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक यदि आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है तो आप बना लीजिएगा। और आपको यह भी पता होगा, पिछली बार शायद इसका जिक्र नहीं हुआ था क्योंकि हम हृदय नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपको हृदय में एक और आप कह लीजिए कि मसल देखने को मिलती है। और ये जो मसल होती है ये हृदय को 4 भागों में बांटती है, ठीक है। एक मसल आपको देखने को मिलती है और ये मसल क्या करती है? हृदय को 4 भागों में बांटती है। तो हृदय को 4 भागों में ये जो बांटने वाली मसल होती है इसका क्या नाम है? इसका भी नाम नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेप्टम, SEPTUM। सेप्टम क्या है? सेप्टम हृदय को 4 भागों में बांटने वाली एक मसल है, यह भी आपको याद रखने की आवश्यकता है।
आपको बता दें कि जब पूछा जाए कि भैया हृदय का सबसे लार्जेस्ट चैम्बर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है, हृदय के इन 4 चैम्बर में सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो चैम्बर है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा बायां निलय। ठीक है, याद रखिएगा बायां निलय। बायां निलय सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और सबसे ज़्यादा आकार में बड़ा होता है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त हृदय के बारे में और क्या चीज़ें आप देख लीजिएगा, जैसे हृदय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा हृदय का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी, हृदय का यदि आपको अध्ययन करना है तो कार्डियोलॉजी, विज्ञान की शाखा है कार्डियोलॉजी, उसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हृदय जो विशेषज्ञ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होगा कि हृदय क्या है, हृदय एक पेशीय अंग है। क्या है, एक पेशीय अंग है। सामान्य तौर पे हृदय का जो वजन होता है यदि पूछ लिया जाए कितना होता है, तो याद रखिएगा सामान्य तौर पर हृदय का जो वजन है वो 300 ग्राम होता है और मुट्ठी की तरह, जैसे बंद मुट्ठी हमारी होती है, इस तरह की हृदय की संरचना देखने को मिलती है। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे ये मैंने बोला कि सामान्य, ठीक है, लेकिन मेल और फीमेल में हृदय का वजन अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना है। मेल में यदि हम बात करें तो 280 से 340 ग्राम, ठीक है। यदि फीमेल में यदि हम बात करें तो 230 से 280 ग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा वैज्ञानिक रूप से यदि हम देखें तो जो फीमेल होती हैं उनका हृदय छोटा होता है, बोलते हैं ना दिल बहुत छोटा है, दिल बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। हृदय आपको पता होगा स्थित कहाँ पे होता, मतलब हृदय जो है ये अवस्थित मानव शरीर में होता कहाँ पे है। आप जानते हैं फेफड़ों के बारे में हमने पढ़ा था जब श्वसन पढ़ा था, तो दोनों फेफड़ों के बीचों बीच, ध्यान रखिएगा, दोनों फेफड़ों के बीचों बीच थोड़ा बाएं तरफ, दोनों फेफड़ों के बीचों बीच, और याद आना चाहिए कि दोनों फेफड़ों के बीच में एक जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो दोनों फेफड़ों के बीचों बीच थोड़ा बाएं तरफ आपको हृदय देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। आकार हमने बता दिया कि ये मुट्ठी के आकार का होता है, तो इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। जैसे हमने बोला हृदय, पिछले दिनों हमने फेफड़े के बारे में पढ़ा था, तो चाहे हमारा हृदय हो चाहे हमारा फेफड़ा हो, आप देख रहे होंगे उनको सुरक्षित रखने के लिए पसलियों की एक संरचना देखने को मिलती है। हमारे शरीर में हमारे हृदय को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे फेफड़े को सुरक्षित रखने के लिए बाह्य आघातों से हड्डियों की एक संरचना देखने को मिलती है, पसलियों की एक संरचना देखने को मिलती है। और मनुष्य के शरीर में ऐसी 24 पसलियां होती हैं जो हृदय और फेफड़ों को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। कितनी पसलियां? 24 पसलियां होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यदि आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए, नोट कर लीजिएगा फैक्ट, जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मछलियों में कितने चैम्बर का हृदय होता है, मनुष्य में यदि पूछ लिया जाए कि भाई हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आप बताओगे 4। यदि पूछ लिया जाए कि जो मछलियां होती हैं, मछलियों में हृदय जो होता है कितने चैम्बर में बटा होता है, तो याद रखिएगा मछलियों में जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर में बटा होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन मछलियों में अपवाद कौन कौन से हैं? व्हेल और डॉल्फिन इसका अपवाद है, क्योंकि वहां पे 2 से ज़्यादा चैम्बर देखने को मिलते हैं। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उभयचर, उभयचर में उदाहरण ले लीजिए मेढक, कि भैया मेढक में कितने चैम्बर होते हैं हृदय में, तो याद रखिएगा मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, मतलब जो भी उभयचर हैं उनके हृदय में 3 चैम्बर देखने को मिलते हैं, और इनमें से 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। कितना होता है? 2 अलिंद होता है इनमें से और 1 निलय होता है। यदि आपसे बोल दिया जाए भैया रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलने वाले हैं उनमें कितने चैम्बर हृदय होता है, तो नोट कर लीजिएगा उनमें 3 चैम्बर हृदय होता है। कितना होता है? 3 चैम्बर हृदय होता है, और इसमें भी 2 अलिंद 1 निलय देखने को मिलता है। तो रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर, और रेप्टाइल में भी एक अपवाद है, वो है मगरमच्छ। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं हृदय के,
ठीक है, तो वहाँ पे 4 चैम्बर हृदय मगरमच्छ में देखने को मिलता है, तो मगरमच्छ अपवाद है। इसके साथ साथ यदि पक्षी में पूछ लिया जाए तो पक्षी में याद रखिएगा कि 4 चैम्बर हृदय होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि सामान्यतः हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चैम्बर कहाँ देखने को मिलता है हृदय में, तो ऐसे अभी तक जो ज्ञात है वो है काकरोच। ठीक है, काकरोच में 13 चैम्बर हृदय देखने को मिलता है। काकरोच का जो हृदय होता है ये 13 चैम्बर में बटा होता है, 7 अलिंद होता है और 6 निलय होता है, ये आपको याद रखना है। और यदि पूछ लिया जाए कि भैया सबसे बड़ा हृदय किसका होता है, तो व्हेल का होता है लगभग 280 ग्राम। व्हेल के हृदय का जो वजन होता है वो लगभग 280 ग्राम होता है। तो ये जितनी चीज़ें बोली गई हैं इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा, आपने बेन्स के बारे में पढ़ा होगा, सिरा और धमनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं, बेन्स के बारे में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि जब हमने आपको पढ़ाया था श्वसन के बारे में तो वहाँ पे इसकी सीमित चर्चा हुई थी। अब बात आती है कि हृदय की जब हम बात करते हैं, एक तो हमने श्वसन देखा था तो वहाँ से भी इसी से मिलती जुलती संरचना थी। आज हम देख रहे हैं हृदय कि हृदय में यदि हम बात करें तो किस प्रकार से सर्कुलेशन ब्लड का होता है या शरीर में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ये आपका हो गया ब्लड, ये संरचना बना लीजिएगा क्योंकि इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ब्लड सबसे पहले ऑर्गन में जाता है, अंगों में जाता है, अंगों में जाने के बाद ये बेन्स में जाता है जिसको सिराएं कहते हैं। ठीक है, बेन्स में जाता है। ठीक है, और बेन्स में भी आपको 2 बेन्स का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पहला सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, बेन्स में 2 प्रकार, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये जाता है दाएं अलिंद में। कहाँ जाता है? दाएं अलिंद में जाता है। और अलिंद को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम बोलते हैं। तो राइट आर्ट्रियम नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, राइट आर्ट्रियम। और राइट आर्ट्रियम के बाद ये जाता है कहाँ पे? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, हृदय जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जो वाल्व होते हैं उनकी ओपनिंग होती है। और किस वाल्व की ओपनिंग होती है? यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व की यहाँ पे ओपनिंग होती है। जब हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो वहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व आपने देखा है कि कहाँ पे पाया जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है? ये पहुँच जाता है दायां निलय में। ठीक है, रक्त कहाँ पहुँच जाता है? रक्त पहुँच जाता है दायां निलय में, या इसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रियल। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, राइट वेंट्रिकल, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल मतलब क्या हो गया? वेंट्रिकल मतलब क्या बताया था? निलय बताया था। तो ये कहाँ पहुँच गया? दाहिने निलय में पहुँच गया। इसके बाद रक्त कहाँ जाता है? इसके बाद जाता है रक्त सेमी ल्यूनर वाल्व। आपको बताया था ना कि इसी में एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। तो सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व में ये पहुंच गया। सेमी ल्यूनर वाल्व से निकल कर ये कहाँ जाता है? ये जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में। कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के बाद ये कहाँ जाता है? ये चला जाता है लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरीज के बाद ये चला जाता है कहाँ पे? ये चला जाता है लंग्स में, फेफड़ों में। ठीक है, और जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में क्या प्रक्रिया देखने को मिलती है? यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि भैया ऑक्सीजन इन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के ये जो अभी तक आपने प्रक्रिया देखी है, अभी तक की जो आपने ये प्रक्रिया देखी है, ठीक है, अंगों से लेकर के
पल्मोनरी आर्टरीज तक, ठीक है, अंगों से लेकर के, इन अंगों से लेकर के पल्मोनरी आर्टरीज तक जो ब्लड का प्रवाह हो रहा है, ये ब्लड होता है CO2 युक्त ब्लड, ठीक है, मतलब अशुद्ध रक्त। याद रखिएगा, ये क्या होता है? CO2 युक्त रक्त होता है, मतलब अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और उसी का सर्कुलेशन यहाँ तक होता है, ठीक है। अब इसके बाद लंग्स के बाद ये कहाँ जाता है? लंग्स के बाद ये जाता है पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के बाद ये कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन्स के बाद नोट कर लीजिएगा, ये पहुंच गया अब बाएं अलिंद में। कहाँ पहुंच गया? बाएं अलिंद में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बाएं अलिंद की बात हो रही है, यहाँ पे इंग्लिश में हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया बाएं अलिंद में, या इसी को आप बोल लीजिए लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। तो ये कहाँ पहुंच गया? लेफ्ट आर्ट्रियम, LA मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंच गया, बाएं अलिंद में पहुंच गया। और इसके बाद क्या होता है? एक बॉल्ब ओपन होता है, और उस बॉल्ब को क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, और बाइकस्पिड वाल्व के ओपन होते ही ये रक्त कहाँ पहुंच जाता है? ये रक्त पहुंच जाता है बाएं, अभी तक कहाँ पे था? बाएं अलिंद में था, ठीक है। अब यहाँ से पहुँच गया ये बाएं निलय में। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे पहुँच गया? ये पहुँच गया बाएं निलय में या लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये कहाँ पहुँच गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे जाएगा? आपने अभी एक और वाल्व पढ़ा था, आपको पता होगा, ऑरोटिक वाल्व, ठीक है। आपने देखा था, 2 वाल्व मैंने आपको बताए थे। एरोटिक वाल्व में ये पहुंच गया, ठीक है। और एरोटिक वाल्व के माध्यम से ये फिर कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया अरोटा में। और अरोटा किसे बोलते हैं? अरोटा को बोलते हैं महाधमनी। तो ये कहाँ पहुंच गया? अब अरोटा में, ठीक है। और अरोटा को क्या बोलते हैं? महाधमनी। तो ये रक्त अब कहाँ पहुँच गया? महाधमनी में। और महाधमनी में फिर बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, और इन्हीं आर्टरीज के माध्यम से ये कहाँ पहुँच जाता है? ये पुनः पहुँच जाता है कहाँ पे? ऑर्गन में ये पुनः पहुँच जाता है, अंगों में ये पुनः पहुँच जाता है। और आपको बता दें कि लंग्स से लेकर के, मतलब आप ऐसे कह लीजिए पल्मोनरी वेन से लेकर के फिर अरोटा के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से जो अंगों तक ये ब्लड जा रहा है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, या इसको शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा, इस संरचना को याद रख लीजिएगा कि हृदय में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले ब्लड कहाँ गया? ब्लड मिला हमें, वो चला गया अंगों में। अंगों के बाद ये कहाँ गया? वेन्स में। वेन्स को बोलते हैं सिराएं, सिराओं में चला गया। 2 प्रमुख सिराओं की बात की गई। सिराओं के बाद ये कहाँ चला गया? ये चला गया राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम का मतलब क्या हो गया? दायां अलिंद। दायां अलिंद के बाद क्या हुआ? यहाँ पे बॉल्ब ओपन हुआ। कौन सा बॉल्ब ओपन हुआ? ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ। और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होने के बाद ये कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया दाएं निलय में पहुँच गया। और दाएं निलय में एक बॉल्ब पाया जाता है जिसको हमने बताया था सेमी ल्यूनर बॉल्ब। सेमी ल्यूनर बॉल्ब में पहुंच गया, और सेमी ल्यूनर बॉल्ब के बाद ये रक्त पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंच गया, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज मतलब धमनी हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंच गया। वहां के बाद ये फेफड़ों में गया, और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर हो गई, ऑक्सीजन इन हो गई, और उसके बाद से फिर ये पल्मोनरी वेन में चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहाँ चला गया? ये चला गया लेफ्ट आर्टरीज, कहाँ पे? बाएं अलिंद में चला गया, ठीक है। और बाएं अलिंद के बाद फिर ये एक बॉल्ब ओपन होता है, जिस बॉल्ब का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व की मदद से ये बाएं निलय में चला गया। और इसके बाद से फिर आपने देखा था कि बाएं निलय में भी एक वाल्व पाया जाता है, और उस वाल्व के बारे में अभी हमने आपको बताया था। तो जो वाल्व था जिसको हम बोलते हैं एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व के माध्यम से फिर ये अरोटा में चला गया। अरोटा को बोलते हैं महाधमनी, और महाधमनी से होते हुए बहुत सारी
आप कह लीजिए बहुत सारी जो हमारी स्मॉल ग्रुप ऑफ आर्टरीज हैं उनकी मदद से पुनः ये अंगों में चला गया। तो इस तरह से ये प्रवाह देखने को मिलता है। इसी तरह का कुछ आपने देखा था जब श्वसन हमने पढ़ा था, तो आपने देखा था कैसे ऑक्सीजन इन होती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है। तो आधी संरचना तो आपने पहले से पढ़ी थी, इसमें से ज़्यादातर नाम तो आपने पहले से पढ़े थे। सिर्फ 2 वॉल्व आज आपने नए पढ़े हैं, एक सेमी ल्यूनर वॉल्व और दूसरा आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एरोटिक वाल्व। ठीक है, बाकी का जो चीज़ें हैं जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज हो गया, पल्मोनरी वेन्स हो गया, इनके बारे में जब श्वसन पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ तक की चर्चा कंप्लीट हो गई। इसको एक बना लीजिएगा, रफली बना लीजिएगा। जिनको समस्या है इंग्लिश में, इंग्लिश लिख लीजिएगा, साथ ही साथ उसकी हिंदी भी लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, तो वेन्स और आर्टरीज क्या होती है पता होना चाहिए। ठीक है, वेन्स और आर्टरीज क्या होती है पता होना चाहिए। वेन्स का मतलब होता है सिरा और आर्टरीज का मतलब होता है धमनी, तो याद रखिएगा। ठीक है, सिरा और धमनी इसकी हिंदी होती है। और आपने देखा था पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, फुफ्फुसिया, आपने देखा था। तो हिंदी कन्वर्ट कर लीजिएगा गूगल की मदद से। ठीक है, चलिए, और बाकी चीज़ें इंग्लिश में ही याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब इतनी सारी चीज़ें हमने देख लिया, इसके बाद फिर बात आता है कि हार्ट। एक चीज़ और बता दें कि जो हृदय होता है, क्योंकि हृदय में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हृदय में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं में यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उन कोशिकाओं में सोडियम पाया जाता है। हृदय के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सोडियम पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हृदय के अंदर जो भी कोशिकाएं होती हैं उनमें सोडियम पाया जाता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और आपको बता दें कि जब आप बात करते हो हृदय की, मान लीजिए ये आपका हृदय है, ठीक है, 4 भाग में ये बटा है। अब इसमें मत कहिएगा कि सर कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा, ठीक है, वो आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है विशेष रूप से राइट आर्ट्रियम जो देखने को मिलता है, दायां अलिंद जो देखने को मिलता है, राइट आर्ट्रियम या दायां अलिंद, आपने देखा था कि हृदय को पंपिंग आर्गन बोलते हैं, मतलब पंप होता रहता है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दायां अलिंद होता है यहाँ पे एक नोड पाया जाता है जिसको बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड। जिनको फुल फॉर्म नोट करना है नोट कर सकते हैं। SA नोड का मतलब हो गया सीनो आर्ट्रियल नोड। सीनो आर्ट्रियल नोड, AR नोट कर लीजिएगा स्पेलिंग, AUTRIAL, आर्ट्रियल नोड। ठीक है, तो SA नोड याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है। अब ये SA नोड मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो SA नोड है मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, ये SA नोड की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये होता है प्राकृतिक पेस मेकर। ठीक है, SA नोड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक पेस मेकर। प्राकृतिक पेस मेकर, याद रखिएगा। SA नोड को क्या बोला जाता है? SA नोड को बोला जाता है प्राकृतिक पेस मेकर, जो हमारे हृदय में पाया जाता है। एक नोड होता है जिसको बोलते हैं AV नोड, और AV नोड जो होता है ये इन दोनों के बीचों बीच ऐसे होता है, इसको बोलते हैं AV नोड। ठीक है, AV नोड। और AV नोड का फुल फॉर्म नोट करना है तो नोट कर लो, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, नोट कर लो, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये दोनों निलयों के बीच में पाया जाता है और इसको पेस सेटर कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पेस सेटर, पेस सेटर। ठीक है, तो आपने देखा एक पेस मेकर होता है, एक होता है पेस सेटर, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि ये जो पेस सेटर होता है यहाँ पे विशेष रूप से आपने नाम सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा, पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस जो है वो यहीं पर पाया जाता है। पुरकिंजे
फाइबर बंडल ऑफ हिस एवी नोड के में पाया जाता है या इसी से संबंधित होता है, आप ऐसे कह लीजिए। इसका कार्य होता है निलय को कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, कुछ लोगों को कृत्रिम पेसमेकर की भी आवश्यकता पड़ती है, और कृत्रिम पेसमेकर जो होता है याद रखिएगा लिथियम का बना होता है, और लिथियम का बना होने के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। इसको चलाने के लिए कृत्रिम इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, और कृत्रिम जो पेस सेटर होता है उसकी बैटरी भी लिथियम की बनी होती है। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा हमें जानकारी रहे उतनी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। तो हृदय के बारे में जितनी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दिया। हृदय की जो चर्चा है, हार्ट की जो चर्चा है, वो यहीं पे समाप्त होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और नया टॉपिक आपका होगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो आज के समय में हर घर की कहानी है ब्लड प्रेशर। ठीक है, सामान्य बीपी कितना होता है? सामान्य बीपी होता है 120/80। ठीक है, सामान्य बीपी कितना होता है? सामान्य बीपी होता है 120/80 mmHg। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 120/80 जो है ये सामान्य बीपी होता है। और इसमें 120 जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सिस्टोलिक। और जो हर में लिखा है, जो 80 डिजिट दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायास्टोलिक। इसको क्या बोलते हैं? डायास्टोलिक। तो याद रखिएगा, सिस्टोलिक और डायास्टोलिक ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि भैया बीपी को मापते किससे हैं, तो आप जानते हैं सिग्मोनोमीटर से इसको नापते हैं। धड़कन की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं स्टेथोस्कोप से धड़कन को हम मापते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक। सिस्टोलिक कौन सी प्रक्रिया होती है? सिस्टोलिक प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं, मतलब जब हमारा हृदय जो है सिकुड़ता है, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिस्टोलिक। तो याद रखिएगा, हृदय जब सिकुड़ता है तो वो सिस्टोलिक प्रक्रिया कही जाती है, और पुनः जब ये सामान्य अवस्था में आता है तो इसको बोलते हैं डायास्टोलिक। तो सिस्टोलिक क्या है? हृदय सिकुड़ता है, और डायास्टोलिक क्या है? हृदय सामान्य अवस्था में आता है। तो सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक आपको पता होना चाहिए। और जब सिस्टोलिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि हृदय सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़ने पे क्या होगा? ब्लड इन होगा या आउट होगा? ब्लड आउट होगा, ब्लड बाहर निकलता है। सिस्टोलिक प्रक्रिया में ब्लड बाहर निकलता है। और इसमें कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, इसमें लगता है 0.3 सेकेंड। सिस्टोलिक प्रक्रिया में 0.3 सेकेंड का समय लगता है। अब बात हम कर लेते हैं डायास्टोलिक। डायास्टोलिक की बात करें, इसमें हृदय रिलैक्स मोड पे आता है, और ये जो प्रक्रिया है ये संपन्न होती है 0.5 सेकेंड में। ठीक है, 0.5 सेकेंड में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि एक सिस्टोलिक प्लस एक डायास्टोलिक, एक सिस्टोलिक प्लस एक डायास्टोलिक प्रक्रिया में कितना समय लग रहा है? 0.8 सेकेंड का समय लग रहा है। और एक सिस्टोलिक और एक डायास्टोलिक की जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं 1 हार्ट बीट। जब एक सिस्टोलिक एक डायास्टोलिक की प्रक्रिया संपन्न होती है उसी को 1 हार्ट बीट बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक प्रश्न यह भी बनता है कि क्या हृदय कभी आराम करता है? सामान्य तौर पे लोग कहते हैं कि भैया हृदय जो है, हार्ट जो है वो आराम नहीं करता है। लेकिन आपको बता दें, जानकारी भी आपको होगी कि जो हमारा हृदय है वो आराम करता है। और आराम कब करता है? एक सिस्टोलिक और एक डायास्टोलिक प्रक्रिया के बीच में ये आराम करता है। और एक सिस्टोलिक और एक डायास्टोलिक प्रक्रिया के बीच में इसको समय कितना मिलता है? तो इसको समय कितना मिलता है? 0.5 और 0.3, मतलब 0.2 सेकेंड। मतलब एक हार्ट बीट के दौरान, एक हार्ट बीट के बाद जो हमारा हृदय है, आप कह लीजिए
एक हार्ट बीट कंप्लीट करने में 0.2 सेकेंड तक आराम करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, बहुत सारे हार्मोन हैं, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन हैं, लेकिन वैसे प्रेसिन एक हार्मोन है जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कौन सा हार्मोन मैंने आपको बताया, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, और इसको एडीएच भी बोलते हैं और एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न यह भी बनता है कि इस प्रक्रिया में मतलब बीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो मस्तिष्क का एक भाग है जो बीपी को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो बीपी को नियंत्रित करता है, तो नोट कर लीजिएगा, मस्तिष्क का वह भाग है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा ये क्या है, ये मस्तिष्क का वह भाग है जो बीपी को नियंत्रित करता है। अब एक चीज़ और आती है, एक प्रश्न और आता है कि भाई हृदय धड़कता कितनी बार है, सामान्य सा प्रश्न है, हृदय कितनी बार धड़कता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, वयस्क की जब हम बात करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो 72 टाइम्स या 72 बार, ठीक है। यहाँ पे 72 बार क्या है, पर मिनट की बात हो रही है, तो याद रखिएगा वयस्कों में 72 बार धड़कता है हृदय। बच्चों में यदि हम बात करें तो बच्चों में 120 से 150 बार, बच्चों में 120 से 150 बार एक मिनट में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए एथलीट में, तो एथलीट में 60 से 62 बार जो हमारा हृदय है वो धड़कता है एक मिनट में। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि भाई हृदय जो हमारा धड़कता है वो वयस्कों में कितना धड़कता है, ठीक है, सामान्य जो एथलीट हैं उनमें कितना धड़कता है, और बच्चों में, ये आपको नोट कर लेना है। तो ये हृदय की बात कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे अस्थि के बारे में, बोन के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, बोन के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस क्लास के साथ साथ पुस्तकों का भी अध्ययन करते हुए चलिएगा, पुस्तकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अस्थि की, अस्थि या बोन, ठीक है, अस्थि या बोन की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। और अस्थि या बोन से भी जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, आप जानते हैं कैल्शियम प्लस फास्फोरस का ये बना होता है, ठीक है, और इसी से कंकाल तंत्र का भी निर्माण होता है। और जब हम कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं, कंकाल तंत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि जीवों के शरीर के ढांचे का निर्माण यही करते हैं, और जीवों के शरीर के ढांचे के निर्माण के साथ साथ जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा भी कंकाल तंत्र करता है, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी कंकाल तंत्र पर है। ये कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा ये 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है, 206 हड्डियों से मिलकर ये बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दो प्रकार इसके देखने को मिलते हैं, एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, एक होता है उपांगीय। दो प्रकार, पहला अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा उपांगीय। ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र को बोलते हैं एक्सियल, नोट कर लीजिएगा, AXIAL, एक्सियल स्केटल सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केटल सिस्टम, ठीक है, एपेंडिकुलर स्केटल सिस्टम। तो ये दो प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखने जा रहे हैं अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में, या अक्षीय कंकाल तंत्र को ही हमने आपको बताया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में हम बात करने जा रहे हैं।
अच्छी कंकाल तंत्र की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कुल मिलाकर इसमें हड्डी जो देखने को मिलती है वो 80 बोन देखने को मिलती है, ठीक है, 80 बोन देखने को मिलती है। कैसे बटी होती है एक रफली डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आप अपना ही समझिएगा कि मैं आपको ही यहाँ पे दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग अपने आप को ही यहाँ पे लेके आइएगा, हालांकि यदि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से ड्रा नहीं कर पाता हूँ तो नाराज़ नहीं होना है, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपकी इमेज है जिसको मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके कान हो गए और ये गले का भाग हो गया। इसके बाद इस तरह की संरचना यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद ये आपकी रीढ़ की हड्डी चली आ रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी संरचना है। अब इसमें सबसे ऊपरी भाग जो देखने को मिलता है, ठीक है, जो सबसे ऊपरी भाग देखने को मिलता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करानियम, क्रेनियम, जो भी आप पढ़ लीजिए, उच्चारण कर लीजिए, क्रेनियम बोलते हैं। और यहाँ पे जो संख्या होती है हड्डियों की ये 8 आपको देखने को मिलती है, ठीक है, 8 यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद बात आती है कान की, ठीक है। कान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुल 6 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, याद रखिएगा 6 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो 6 हड्डियाँ हैं ये 3 प्रकार, कान की जो हड्डी होती है ये 3 प्रकार की देखने को मिलती है। पहले को हम बोलते हैं इनकस, दूसरे को हम बोलते हैं मालियस, MALIUS, और तीसरा आप सब ने सुना होगा कान की जो आप कह सकते हैं स्टेपीज, जो आपने सुना है, स्टेपीज की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 हड्डियां कान में देखने को मिलती हैं। और स्टेपीज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सबसे छोटी हड्डी है, तो ये आपको देखने को संरचना मिल रही है। फिर बात आ जाती है आपके फेस की। आपका जो फेस है ये 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस प्रकार से जो थ्रोट बोन है, अभी जो गले का भाग आ गया, ये एक हड्डी से मिलकर बना होता है। तो आप कह सकते हो ऐसा कि जो हमारा सर का भाग होता है, जो हमारा सिर का भाग होता है, इसमें कुल 29 हड्डियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। कुल 29 हड्डियां देखने को मिलती हैं, 14, 1 15, 15 और 6 21, 21 8 29 हड्डियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक हड्डी ऐसी होती है जो दोनों फेफड़ों के बीचों बीच होती है। यदि मैं इसकी बात कर लूँ, इसका नाम आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाने वाली ये हड्डी है, इसका नाम है स्ट्रेनम, STERNUM, स्ट्रेनम, इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाने वाली हड्डी है। और जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारी पसलियाँ जो हैं वो फेफड़ों की रक्षा करती हैं, वो हृदय की रक्षा करती हैं। तो ये जो पसलियाँ हैं इनकी संख्या यदि हम बात करें तो 24 होती है, दोनों तरफ मिला 12 एक तरफ 12 एक तरफ, टोटल 24 पसलियाँ होती हैं जो हमारे हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं रीढ़ की हड्डी की। रीढ़ की जब हड्डी की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम रीढ़ की यदि रीढ़ की हड्डी की बात करें यहाँ पे, तो रीढ़ की जो हड्डी है याद रखिएगा यहाँ पे 26 देखने को मिलती है। रीढ़ की जो हड्डी है इसकी संख्या 26 आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो 26 हड्डियां हैं यदि मैं बात करूं तो इनका वर्गीकरण होता है, याद रखिएगा, जैसे आपने सुना होगा, नोट कर लीजिएगा इसको, 1 से 7 रीढ़ की हड्डी की बात हम कर रहे हैं तो 1 से 26 हड्डियों के अलग अलग नाम होते हैं, समूह होते हैं। 1 से 7 तक को हम बोलते हैं वर्टेब्री सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है।
फिर इसके बाद बात आता है 8 से 19 के समूह को। 8 से 19 को समूह को हम बोलते हैं वर्टेब्री, ये चीज़ यहीं रहेगा। थोरेसील स्पाइन, थोरेसील स्पाइन। फिर इसके बाद 20 से लेकर के 24 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लुम्बर स्पाइन, लुम्बर स्पाइन। और इसके बाद 20 से 24 के बाद फिर 25 की यदि हम बात करें और 26 की बात करें तो 25 को यहाँ पे क्या बोला जाता है, 25 को बोला जाता है सैकम। और 26 की मैं बात करूँ यदि तो इसको बोला जाता है कॉकिक्स। ठीक है, तो रीढ़ की जो हड्डी होती है 26, वो इस आधार पे उसका वर्गीकरण होता है। ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि भाई बच्चों में रीढ़ की कितनी हड्डी होती है, तो बच्चों में रीढ़ की 33 हड्डी पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या है, वो जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे गलती जाती हैं, सॉरी गलती नहीं मतलब मर्ज होती जाती, पहले अलग अलग होती हैं फिर ज्वाइंट होती जाती हैं और उससे उनकी संख्या जो है वो फिर कम हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में अब हम बात करेंगे। और जब उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे कितने बोन होते हैं, फिर यहाँ पे टोटल होते हैं 126। कितने होते हैं? 126 टोटल होते हैं, जिसमें से 60 आपका हाथ से जुड़े हो गए, 60 आपके पैरों से जुड़े हो गए और 60 ये 120 हो गए, बचे 6। 4 हो गया जो अंश मेखला से संबंधित है, अंश मेखला से संबंधित है। और इसके बाद फिर 2 हो गया जो आप कह लीजिए श्रोणी मेखला से संबंधित है, श्रोणी मेखला। इस तरह से वर्गीकरण होता है टोटल 126 हड्डियों का। ठीक है, और श्रोणी मेखला मतलब क्या हो गया, हिप जॉइंट जो हमारा होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसमें क्लाविकल में 2 होती हैं और स्पेलुअल में 2 होती हैं। अब हाथ को देख लेते हैं। सबसे पहले हाथ के हड्डियों के बारे में हम देख लेते हैं। हमने देखा हाथ में कुल 60, ठीक है, मतलब दोनों हाथों में 30-30। तो इनका वर्गीकरण कैसे हो गया, दोनों में 30-30 का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम कुल संख्या जब बात करेंगे तो दोनों हाथों की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे चित्र बना के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कोई संख्या मैं लिखता हूँ, मतलब दोनों हाथों को मिला के ये संख्या लिखी जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। हाथ में आपका बना रहा हूँ, थोड़ा सा ये अब इसको इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा। पहले इसको बोलते हैं ह्यूमेरस और ये 2 होती हैं, दोनों हाथों को मिलाकर 2 होती हैं, एक इस हाथ में एक इस हाथ में। तो ह्यूमेरस कितनी होती हैं, 2 होती हैं। इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस भी 2 होती हैं, प्रत्येक हाथ में एक एक होती हैं। ठीक है, फिर इन नीचे वाले को बोलते हैं अल्ना, अल्ना भी 2 होती है, प्रत्येक हाथ में एक। फिर इसके बाद बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स की यदि मैं संख्या की बात करूं, ये दोनों हाथों को मिला के 16 होती हैं एक हाथ में, इस हड्डी को बोलते हैं कार्पल्स। एक में 8, दूसरे में भी 8 कार्पल्स। कार्पल्स के बाद फिर बात आती है मेटाकार्पल्स। ठीक है, ये जो हथेली वाला भाग होता है इस मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स में यदि मैं बात करूं संख्या तो 10 होती हैं। मेटाकार्पल्स
मेटाकार्पल्स की संख्या 10 होती है, 5-5 दोनों में। इसके बाद फिर बात आती है अंगुलियों की, ठीक है। अंगुलियों की जब हम बात करते हैं इसको बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, फैलेंगेस, ठीक है, फैलेंगेस इसको बोलते हैं और इनकी संख्या होती है 18, एक हाथ में 14 और दूसरे हाथ में 14। तो ये हाथ की संरचना हो गई और आपको पता होना चाहिए इनकी कुल संख्या आप जोड़ोगे तो 60 निकल कर आएगी और ये 60 आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, हाथों में, दोनों हाथों में 60 देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बना लीजिएगा, नाम सबका पता होना चाहिए। इसके बाद फिर मैं बात करूँ पैरों की, ये हाथों की बात हो गई। फिर बात आती है पैरों की। पैरों में सबसे पहले फीमर को हम बना लेते हैं, ठीक है। ये एक रफली बन गया, ये फीमर हो गया, प्रत्येक पैर में एक, तो टोटल 2। इसको क्या बोलते हैं, इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पटेला। पटेला भी 2 होती है, प्रत्येक पैर में एक। पटेला के बाद फिर बात आती है टीबिया की, TIBIA, टीबिया भी 2 होती है, प्रत्येक पैर में एक। फिर बात आती है फेबुला। फेबुला की जब मैं बात करूं तो प्रत्येक पैर में एक, तो टोटल 2, और ये सबसे पतला होता है, फेबुला सबसे पतला होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये जो पीछे एड़ी वाला भाग होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टारसेल्स। इस हड्डी को क्या बोलते हैं, टारसेल्स बोलते हैं, और ये टोटल 14 होती है, मतलब एक पैर में 4, एक में 7, दूसरे में 7। इसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स, जो नीचे का भाग होता है हमारा उसको बोलते हैं टारसेल्स। और मेटाटार्सेल्स की बात करें ये 10 होते हैं, ठीक है। और जैसे अंगुलियों को वहाँ पे फैलेंजेस बोलते थे, उसी तरह यहाँ भी बोलते हैं सेम नाम से, PHALLANGES, और इनकी जो संख्या है ये 28 देखने को मिलती है। तो टोटल ये फिबुला हमने बताया ये सबसे पतली होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। इसमें से हड्डियों के नाम आपको पता होना चाहिए, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन हड्डियों का नाम पता होना चाहिए और उनकी कितनी संख्या है ये आपको अनिवार्य रूप से पता होना। जैसे टारसेल्स पूछा जा सकता है कि कितने होते हैं, मानो कि पैर में कितने होते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पैरों की हड्डियों को जोड़ के बताया गया है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए। और इसके बाद हेडिंग आप डालेंगे बोन, ठीक है, क्योंकि बोन की बात हम कर रहे हैं तो बोन हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें नोट कर लेनी। जैसे नोट कर लीजिए, बोन एक प्रकार का ऊतक है। बोन क्या होता है, बोन के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। बोन एक प्रकार का ऊतक है, बोन एक प्रकार का ऊतक है जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे बोन में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ओस्टियोसाइट, नोट कर लीजिएगा, हमारे बोन में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ओस्टियोसाइट और दूसरा नोट कर लीजिएगा ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट, हमारे बोन में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। ये 2 सेल हमारे बोन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बता दे रहा हूँ। ओस्टियोसाइट की बात करें तो इसका काम, इस सेल का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हड्डियों का निर्माण करना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हड्डियों का निर्माण करना। वहीं दूसरे यदि हम ओस्टियोक्लास्ट की बात करें, इसका काम होता है हड्डियों की मरम्मत करना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो कोशिका हैं, एक का काम है हड्डियों का निर्माण करना और दूसरे का काम है हड्डियों की मरम्मत करना, ठीक है। आगे नोट करिएगा, बोन शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है, बोन शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है।
इसमें ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसमें ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बोन मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं, बोन मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे नोट कर लीजिएगा, वसा का संचय हड्डियों में पाए जाने वाले, वसा का संचय हड्डियों में पाए जाने वाले एडिपोज टिश्यू में होता है। ठीक है, और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, चेहरे पर पाई जाने वाली हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी, चेहरे पर पाई जाने वाले हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी मैक्सिला होती है, सबसे बड़ी हड्डी मैक्सिला होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, मानव शरीर की, ये तो पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी फिबुला है। ऐसी हड्डी जो मूव करती है, जो गति करती है, उसका नाम है पटेला या मैंड्रिबल, मैंड्रिबल या पटेला। और ये आपने देखा घुटने में होता है, तो जो घुटने में आप देखते हो ना अपने घुटने में कटोरीनुमा संरचना, उसी की बात यहाँ पे हो रही। ठीक है, वहाँ पे जो हड्डी होती है उसको मैंडिबल, उसको पटेला बोलते हैं। तो मैंडिबल और पटेला ये हमारे शरीर में दो ऐसी हड्डी हैं जो मूव करती हैं। ठीक है, सबसे मजबूत रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं लुम्बर, नोट कर लीजिएगा। सबसे मजबूत रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको लुम्बर कहा जाता है। सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी को लुम्बर कहा जाता है। और सबसे भारी हड्डी फीमर होती है, सबसे भारी हड्डी फीमर होती है। ठीक है, तो यहीं पर अपनी चर्चा को मैं समाप्त करता हूं। हालांकि था और कुछ भी, लेकिन सेलफोन की जो बैटरी है वो डेड हो गई है, तो क्लास आगे हो नहीं पाएगी। अभी 2 क्लास में करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी की जो चर्चा बची हुई है उसको हम नए क्लास से कुछ और टॉपिक को जोड़कर आप तक उपलब्ध कराएंगे। सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।